एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइपरवोलेमिया। और हाइपरवोलेमिया क्या होता है? जब आपका क्या ECF इंक्रीज हो, इंक्रीज ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज ड्यू टू द एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो क्या कहलाता है? हाइपरवोलेमिया कहलाता है। हाइपरवोलेमिया का मतलब क्या है? हाइपर का मतलब हाई और वोलेमिया का मतलब वॉल्यूम। जब वॉल्यूम वाटर का जो अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, वो इंक्रीज हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हाइपरवोलेमिया कहलाता है। और एक हाइपरवोलेमिया होने के कारण मेनली उसने क्या बताया? रिटेंशन ऑफ वाटर, या तो पानी का बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाना या फिर सोडियम का, या फिर इन दोनों का ही बॉडी के अंदर एब्नॉर्मल रिटेंशन होने लगे तो वो क्या कॉज करता है? हाइपरवोलेमिया कॉज करता है। ठीक है, अगर मैं इसके कॉजेज की बात करूं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपरवोलेमिया? इससे पहले हमने पढ़ा था हाइपोवोलेमिया, जो इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस किया था। तो व्हाट आर द कॉजेज? अगर मैं कॉजेज की बात करूं तो कॉजेज का पहला क्या है? इसमें पहला आएगा फ्लूइड ओवरलोड। क्या है? फ्लूइड ओवरलोड, कि भाई आप जो इनटेक कर रहे हो वो क्या है? आपका आउटपुट से ज्यादा है। इनटेक इज ग्रेटर देन आउटपुट। ठीक है भाई, क्योंकि जब भी तो फ्लूइड ओवरलोड होगा कि भाई जितना बॉडी वाटर निकाल नहीं रही है उससे ज्यादा बॉडी क्या कर रही है? इनटेक कर रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लूइड ओवरलोड क्यों हो रहा है कि आउटपुट डिक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू द सेकंड फैक्टर क्या होगा इसका? हेमियोस्टेटिक मैकेनिज्म। जो फैक्टर्स हैं या फिर जो ऑर्गन्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनका वर्किंग जो एफिशिएंसी वो डिमिनिश्ड हो चुकी है, कम हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर क्या होगा इसका? हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर में कैसे आपका हाइपरवोलेमिया होगा? फ्लूइड ओवरलोड हुआ, हो गया जी। अब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो, या फिर मैं कहूं चलो इसको छोड़ देते हैं अभी एक बात देखो कि नॉर्मल हार्ट है। ठीक है, हार्ट क्या करता है? जो आपका ब्लड है उसको पंप करता है, और पंप करके किसके पास पहुंचा देता है? किडनी के पास। यानी कि ऑर्गन, ऐसी किडनी एक पर्टिकुलर ऑर्गन है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाता है वो। ठीक है, तो अब जो किडनी के पास जाएगा तो किडनी क्या करती है? इसी ब्लड में से क्या निकालेगी? वाटर को निकाल के, या फिर जितने भी हमारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको निकाले क्या बना देती है? आपकी यूरिन बना देती है। ठीक है, यानी कि जब हार्ट ठीक था तो उसने क्या किया? पंप किया, पंप करके ब्लड को पहुंचा दिया किडनी के पास, किडनी ने उससे क्या करा? यूरिन बना दिया। बॉडी जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर था उसे यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया। अब हो गया जी हमारा हार्ट फेल। अब हार्ट फेल हो गया है तो पंपिंग एक्शन नहीं होगा। अब पंपिंग एक्शन नहीं होगा तो ब्लड जहां है वहीं रहेगा। अब जब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, अपनी एक ही जगह पे खड़ा है, तो क्या वो किडनी तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा। अगर किडनी तक ब्लड नहीं आएगा तो क्या फॉर्मेशन नहीं होगी? यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी। और जब यूरिन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो यूरिन से बॉडी से बाहर निकलेगा नहीं। और जब यूरिन बॉडी से बाहर निकलेगा नहीं तो जो वाटर की जो वॉल्यूम है वो कहां पर रहेगी? आपके बॉडी के विद इन साइड, इन द बॉडी। ठीक है, और उसका लेवल लगातार बढ़ता रहेगा और वो किसको लीड कर देगा? हाइपरवोलेमिया को लीड करेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन फैक्टर है हाइपरवोलेमिया का वो है आपका फोर्थ, किडनी फेलियर। क्या है? किडनी फेलियर। किडनी फेलियर में क्या है? देखो, मेन रोल आपकी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर किसका है? किडनी का है। अगर यही फेल हो गई तो भाई बॉडी के अंदर हाइपरवोलेमिया या सीवियर हाइपरवोलेमिया भी आएगा। ठीक है, तो किडनी फेल हुआ तो जाहिर सी बात है कि किडनी फेल हुई तो क्या होगा? यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा, नो यूरिन फॉर्मेशन। और जब कोई यूरिन फॉर्मेशन नहीं होगा तो यूरिन का आउटपुट नहीं होगा। और जब यूरिन आउटपुट नहीं होगा तो क्या होगा? बॉडी के अंदर जो वाटर है वो कहां रहेगा? वाटर रिटेंशन अकर इनसाइड द बॉडी। और पानी कहां रहेगा? बॉडी के अंदर ही रहेगा। और वो क्या किसको लीड करेगा? दिस लीड टू हाइपरवोलेमिया। ठीक है, इसके अलावा भी और एक फैक्टर है कि भाई और क्या चीज है जो कॉज करवाता है हाइपरवोलेमिया को। जैसे हमने जो डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्हाट इज हाइपरवोलेमिया? इट इज द इंक्रीज ऑफ ECF ड्यू टू द एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड
सोडियम। अब तक हमने सिर्फ वाटर का पढ़ा कि हाँ ठीक है भाई, वाटर बॉडी के अंदर है, हार्ट फेल हो गया तो ब्लड नहीं जा रहा है, यूरिन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किडनी तक ब्लड नहीं पहुंच रहा है। फिर अगले हमने पढ़ा कि भाई किडनी फेल हो गई तो वाटर ब्लड उसके पास आएगा नहीं, अगर आ भी रहा है किडनी फेलियर के दौरान तो क्या कहूँ, यूरिन तो बनाएगी नहीं, क्यों? क्योंकि किडनी तो फेल हो चुकी है, अपना वर्क करना बंद कर चुकी है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कि भाई जो हमने पहले डेफिनेशन में देखा था सोडियम, हमने पढ़ा था ना एबनॉर्मल रिटेंशन ऑफ वाटर एंड सोडियम। तो आप क्या कर रहे हो कि और क्या कॉज हो सकता है इन सब के अलावा? इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ टेबल और अदर सॉल्ट प्रोडक्ट, यानी यहाँ पे अदर सोडियम सॉल्ट्स, अदर सोडियम सॉल्ट, यानी कि आप किसी ऐसे नमक का ज्यादा सेवन कर रहे हैं जिसके अंदर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो क्या करवाएगा आपको बॉडी के अंदर? अब जब बॉडी के अंदर आप जो सोडियम है वो ज्यादा ले रहे हो, इनटेक ज्यादा है आपका, इनटेक इज इंक्रीज किसका? सोडियम का। और आपको पता है कि सोडियम क्या करता है? वाटर को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है ना वाटर को, तो जहां सोडियम होगा वहां पानी होगा, तो जितना ज्यादा सोडियम लोगे उतना ज्यादा बॉडी के अंदर पानी जाएगा, और जितना ज्यादा पानी होगा वो किसको लीड करेगा? हाइपर वोलेमिया को। ठीक है, अब ये समझ में आया? अब लास्ट वीडियो में या लास्ट जितनी भी हमने डिस्कशन किया था अब तक फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उसमें हार्मोन्स भी पढ़े थे। एक हार्मोन था, दो हार्मोन्स थे, एंटी डायरेटिक और एल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है? सोडियम का रिटेंशन करवाता है, और ये क्या करता है? वाटर का रिटेंशन करवाता है। ठीक है, अगर सोडियम है तो इसके साथ क्या आ जाएगा? पानी आ जाएगा। अगर इन दोनों हार्मोन्स में भी अगर कोई किसी एक हार्मोन का या दोनों हार्मोन्स का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ रहा है तो ये दोनों किसको लीड करेंगे? हाइपर वोलेमिया को। ठीक है, ये पहले बता चुका हूं कि एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम का रिटेंशन करवाता है। सोडियम का रिटेंशन होगा तो क्या क्या जाएगा? आपका जो पानी है वो वापस से बॉडी के अंदर चला जाएगा, वाटर वापस से बॉडी के अंदर चला जाएगा। एंटी डायरेटिक क्या करता है? जो डायरेटिक इफेक्ट है उसको रोक देता है, यानी कि जो एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वाटर होता है फ्रॉम द बॉडी उसको स्टॉप करके वाटर की रिटेंशन स्टार्ट करवा देता है, जो क्या करवाएगा? हाइपर वोलेमिया को लीड करेगा, अगर इसके एक्सेस अमाउंट ऑफ हार्मोन अगर बॉडी में सिक्रीट होता है तो। ठीक है, These are causes of hypervolemia। अगर आपने हाइपोवोलेमिया अच्छे से पढ़ लिया है तो हाइपोवोलेमिया अच्छे से पढ़ा है तो हाइपरवोलेमिया को इतना समझने में आपको कठिनाई नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम, कॉजेज हो गए हमारे। सिम्टम्स की बात करूं तो अगर मैं, व्हाट इज द सिम्टम्स? सिम्टम्स में क्या आएगा? पहले फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, बताओ हमें क्या देखने को मिलेगा? जब आप पेशेंट को असेस करोगे तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा? देखो पानी बढ़ रहा था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज हो रहा था, तो ये किसको लीड करेगा? एडिमा को। सबसे पहला फैक्टर होता है हाइपरवोलेमिया में क्या, कि भाई जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है? पानी बढ़ रहा है, तो ये कहाँ जाएगा? टिश्यूज में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? टिश्यूज में। क्यों? क्योंकि टिश्यूज के अंदर जो वाटर है वो लो है, और जो यहाँ पे जो वाटर है वो हाई है, तो हमारी डिफिजन होती है हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, वाटर माइग्रेट कर जाता है टिश्यूज के अंदर, जो क्या कॉज करता है? आपका एडिमा कॉज करता है। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट सिम्टम है वो क्या मिलेगा आपको? क्रैकल साउंड्स मिलेंगे। क्रैकल साउंड्स कहाँ पे? लंग्स के अंदर। और ये कैसे होते हैं? एबनॉर्मल साउंड्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एबनॉर्मल साउंड होते हैं। फ्लूइड बढ़ रहा था, एडिमा हो गया, क्रैकल साउंड्स हो गए। अब जब फ्लूइड बढ़ रहा है, एडिमा हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? जो नेक की वेन्स हैं, यानी पेशेंट के जो गले की वेन्स वो कैसे मिलेंगे आपको? डिस्टेंडेड मिलेंगी, यानी कि आपको दूर से ही दिख जाएंगी, मोटी मोटी सी उभर के बाहर आ जाएंगी। जो यहाँ की जो वेन्स है ना हमारी ये वाली, ये बाहर आ जाएगी, उभरने लगेंगी। ठीक है, मोटी दिखेंगी आपको, दूर से दिख जाएगा। ठीक है,
ये समझ में आया। अब जब क्रैकल साउंड्स आ रहा है आपको, तो वहां पे क्या देखने को मिलेगा आपको, उस पेशेंट को एसओबी होगी, एसओबी यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब इसके साथ एक साउंड और आएगा क्रैकल्स के साथ, वीजिंग। वीजिंग सबको पता है कैसे साउंड होता है, जब आप स्टेथोस्कोप लगाओगे पेशेंट के चेस्ट पे, या मेनली हम जब साउंड सुनते हैं तो क्या लगाएगा, बैक साइड लगाएंगे, तो आपको एक सीटी की आवाज आएगी बहुत हल्की सी, ठीक है, वो तो है वीजिंग। ठीक है भाई, और तो इसमें कुछ नहीं है। और कॉज में क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट, कितने से ज्यादा, 100 से ज्यादा, 100 बीट्स पर मिनट से ज्यादा। अगर इसके विदिन रहता है तो वो कहलाता है साइनस टैकीकार्डिया। ठीक है, आगे चलें। कॉजेज के अंदर ही क्या और क्या देखने को मिलेगा आपको, सॉरी सिम्टम्स के अंदर और क्या देखने को मिलेगा, इनके अलावा पेशेंट का जो वेट है वो इंक्रीज हो गया होगा, इंक्रीज वेट। अब इसमें एक बात ध्यान रखना कि एक ये होता है कि भाई चलो वेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का, अगर जैसे मान के चलो मेरे पेशेंट का पहले 72 केजी था, अब उसका 73 केजी हो गया, तो मुझे क्या पता चलेगा कितना जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो बॉडी के अंदर रिटेंशन हुआ है। ठीक है, जब भी हम वेट की बात करें तो ध्यान रखना कि अगर किसी पेशेंट का 1 केजी वेट बढ़ रहा है तो किसके इक्वल होता है, 1 लीटर फ्लूइड के इक्वल होता है। अगर मान के चलो मेरे पेशेंट का 72 केजी वेट था और हो गया 73, तो मेरे पेशेंट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, 1 लीटर। समझ में आया, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, ये आपका हो गया वेट को लेके। ठीक है, आपके सिम्टम्स समझ में आए। अगर अब इसके हम बाद में इसके बाद बात करते हैं हम सिम्टम्स के बाद डायग्नोसिस की। व्हाट आर द डायग्नोसिस ऑफ हाइपरवोलेमिया। ठीक है, अब हाइपरवोलेमिया में डायग्नोस करने का क्या है, मेनली देखो किसी पेशेंट जिसमें मैंने अभी सिम्टम्स बताए, अगर आप वो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो वो पेशेंट किस पे है, हाइपरवोलेमिया के रिस्क पे है, या फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि हाँ इस पेशेंट के अंदर हाइपरवोलेमिया हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लिनिकली कि हम क्या डायग्नोस करेंगे, तो क्या होगा, हम पहले देखेंगे ब्लड टेस्ट करवा के कि जो BUN है, BUN और हेमेटोक्राट जो इसका रेशियो है या फिर जो इसका लेवल, वो क्या मिलेगा आपको, डिक्रीज मिलेगा। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वाटर का लेवल बढ़ रहा है, और जब वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तो ये क्या करेंगे, प्लाज्मा के अंदर क्या जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, यानी कि डाइल्यूशन हो जाएगा इनका, और इनका जो लेवल है वो कम हो जाएगा। सपोज करो कि हमारा जो BUN है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, BUN का मतलब क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, इसका जो मैं अगर एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसका जो नॉर्मल लेवल है वो कितना है, 5 mg मान लो, चलो 5 mg कितने कितने वाटर के अंदर, 5 लीटर वाटर के अंदर है। ठीक, मैंने एक एग्जांपल दिया कि BUN का नॉर्मल लेवल कितना है, 5 mg है, कितने पानी के अंदर, 5 लीटर वाटर के अंदर। अगर मैं इसको तो इतना ही रखूं, लेकिन पानी को बढ़ा दूं, मैं यहाँ 10 लीटर कर दूं, तो इस पर क्या करेगा, इसका फर्क पड़ेगा नहीं, ये डाइल्यूट हो जाएगा, इसका पता ही नहीं चलेगा। जैसे हम अगर आपको एग्जांपल दूं, तो हम जब चीनी मिलाते हैं पानी के अंदर, जब चीनी के अंदर जो पानी होता है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है, हम क्या करते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देते हैं ताकि उसकी मिठास कम हो जाए। तो सेम फैक्टर यहाँ पे है, अगर आपका BUN और हेमेटोक्राट का लेवल जो लेवल है जो वो डिक्रीज आ रहा है, तो क्या इंडिकेट करता है, आपका हाइपरवोलेमिया इंडिकेट करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या डायग्नोस कर सकते हो आप पेशेंट के अंदर, अगर जब कभी भी आप हाइपरवोलेमिया वाले पेशेंट का चेस्ट एक्सरे देखोगे, अगर आप चेस्ट एक्सरे करवाते हो तो वो क्या दिखेगा, लंग्स के अंदर कंजेशन देखने को मिलेगा। और ये कंजेशन क्यों है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके अंदर आपको और क्या देखने को मिलेगा, जो सोडियम है उसका लेवल डिक्रीज मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि सोडियम आ तो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, उससे पानी भी तो आ रहा है,
और पानी आ रहा है तो क्या हो रहा है, हाइपरवोलेमिया हो रहा है। और हाइपरवोलेमिया होगा तो सोडियम का अमाउंट जो उतना है वो कम हो जाएगा ना, जैसे हमने बीओएन के लिए बात की थी। ठीक है, सोडियम मान चलो 6 थे, लेकिन पानी आ गया 10 लीटर, तो इस 10 लीटर के अंदर इस 6 सोडियम का कोई फर्क दिखेगा? नहीं दिखेगा, डिक्रीज दिखेगा। ठीक है, दूसरा डायग्नोसिस करोगे, अगर आप ब्लड की ऑस्मोलैरिटी निकालते हो, क्या निकालते हो? ऑस्मोलैरिटी, तो ये भी क्या मिलेगी आपको? डिक्रीज मिलेगी। ठीक है, अब ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? जैसे एक टेस्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर जितने भी केमिकल या जितने भी सब्सटेंस हैं या फिर सब्सटेंस है, इनकी कंसंट्रेशन को जब हम चेक करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑस्मोलैरिटी कहलाता है। और जब ब्लड के अंदर पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि जो सब्सटेंस उसकी जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगी, तो उसमें क्या आएगा? ऑस्मोलैरिटी डिक्रीज आएगी आपकी। ठीक है, हाइपरवोलेमिया देखने को मिल रहा है तो क्या होगा? पेशेंट को टैकीकार्डिया आ रहा है, जैसे हमने सिम्टम्स में बात की थी। तो टैकीकार्डिया को देख के अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हैं जो किससे रिलेटेड है? हाइपरवोलेमिया, तो टैकीकार्डिया को हम क्या कर सकते हैं? डायग्नोसिस के रूप में ले सकते हैं। समझ में आया भाई? ये थे आपके डायग्नोसिस। इसमें और तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डायग्नोसिस के बाद मैनेजमेंट की। इसकी मैनेजमेंट की, अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट मेनली किस पर डिपेंड करता है? टाइप या फिर मैं बोलूं कॉज ऑफ हाइपरवोलेमिया, कि भाई अगर हाइपरवोलेमिया होने का जो कॉज है वो कौन है? सोडियम है। तो मैं क्या करूंगा कि जितना भी मेरा सोडियम का इंटेक है, सोडियम इंटेक, उसे बंद कर दो। ठीक है, चाहे वो फूड के थ्रू हो, चाहे फिर वो फ्लूइड के थ्रू हो। अगर आपका पेशेंट है, आपका जो जो इंडिविजुअल है जिसके अंदर हाइपरवोलेमिया देखने को मिल रहा है, अगर वो इंसान या तो खाने के रूप में या किसी पानी के रूप में क्या ले रहा है? सोडियम ले रहा है, या फिर जो वो खाना खा रहा है उस खाने में या उस पानी में जो यूज कर रहा है ड्रिंक के लिए, उस पानी में क्या होगा कि सोडियम की मात्रा ज्यादा है, तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो। सबसे पहला मैनेजमेंट ये है। ठीक है, बेसिक मैनेजमेंट यही है कि भाई जो कॉजेज हैं, अब देखो कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर क्या है? किडनी फेलियर है, कि उसका किडनी है जो वो क्या है? फेल है। तो ऐसे पेशेंट को क्या करो? इनटेक कम करवा दो, इनटेक डिक्रीज करवा दो। क्यों? जब आप इनटेक डिक्रीज कर दोगे तो बॉडी के अंदर फ्लूइड जाएगा ही नहीं। इसको डिक्रीज का मतलब ये नहीं कि बंद करवा दो, नहीं, आप इस पेशेंट को, इस इंडिविजुअल को उतना ही पानी दो जितना उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हो। और जो किडनी फेलियर है तो बॉडी के अंदर वाटर तो पहले से रिटर्न रहेगा, तो बॉडी क्या करेगी? वहां से भी अपने आप को इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगी। लेकिन हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या रहेगा कि किडनी वाले पेशेंट को फ्लूइड इनटेक डिक्रीज करवा दो। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो मैनेजमेंट है वो क्या है? अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकल, यानी कि ऐसे क्या ड्रग्स हैं जो हाइपरवोलेमिया को ट्रीट कर सकती हैं। देखो, जो मैं ड्रग्स बताऊंगा वो किस में आएंगी? आपकी उस पेशेंट में वर्क करेंगे जिसकी किडनी ठीक है, जिसकी किडनी फेल नहीं है। क्योंकि जिस पेशेंट की किडनी फेल, जिस पेशेंट का किडनी फेलियर के अंदर चला गया है, उसके अंदर आप डिजीज, अगर आप ड्रग भी देते हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो ड्रग क्या कर देंगे? भाई किडनी से काम करवाएंगे, लेकिन किडनी तो फेल है। तो हम जो ड्रग डिस्कस कर रहे हैं वो ड्रग्स इसके अंदर आएंगी, उन पेशेंट्स के लिए हम रिकमेंड करेंगे जिन पेशेंट्स का किडनी फेलियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ड्रग्स की बात करूं तो आपकी क्या आती हैं? डायरेटिक्स आती हैं। क्या आते हैं? डायरेटिक्स। और डायरेटिक्स क्या करते हैं? ये जो यूरिन फॉर्मेशन है, यूरिन फॉर्मेशन प्लस इट्स एक्सक्रीशन, इसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर एक आती है थायजाइड्स। ठीक है, ये कहाँ एक्ट करता है आपका? ये एक्ट करता है डीसीटी पर। कहाँ पे एक्ट करता है? डीसीटी पे। यानी कि हमारे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, और नेफ्रॉन के अंदर एक पार्ट ऐसा आता है जिसके हम ये करके आएगा, है ना। तो ये क्या है आपका? पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये वाला लूप ऑफ हेनले है, ये हम एनाटॉमी में डिस्कस करेंगे। और ये जो वाला है ये है डीसीटी। तो जो थायजाइड ड्रग्स हैं वो क्या है? आपके डीसीटी पर एक्ट होने वाले डायरेटिक्स हैं। जो थायजाइड डायरेटिक्स हैं वो क्या कहाँ जाएंगी?
DCT पे जाएंगे और यहाँ से सोडियम प्लस H2O इनका रिटेंशन बंद करवा देगी, इनका रीएब्जॉर्प्शन बंद करवा देगी और इसको कहाँ जाने देगी, यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जाने देगी। समझ में आया? ऐसे ही आपकी आती है लूप डायरेटिक्स। क्या आती हैं? लूप डायरेटिक्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फ्यूसोमाइड, फ्यूसोमाइड या फिर मैं कहूं लेसिक्स, आप सब जानते होंगे लेसिक्स को। तो ये कहाँ काम करता है? ये जो लूप ऑफ हेनले, ये वाला लूप ऑफ हेनले है, इसका जो असेंडिंग पार्ट है इस पे जाके क्या करती है, ये आपकी लूप डायरेटिक्स काम करती है और यहाँ से वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन स्टॉप करवा देती है और उसको कहाँ करवाती है, बॉडी से बाहर निकलवाना स्टार्ट कर देती है। समझ में आया? तो इन दोनों ड्रग्स के अंदर से जो थायराइड्स है ये हम कब यूज करते हैं, अगर पेशेंट को मॉडरेट, क्या है, अगर पेशेंट को मॉडरेट हाइपरवोलेमिया है तो हम यूज करते हैं थायराइड्स। अगर पेशेंट को सीवियर हाइपरवोलेमिया हो चुका है तो हम क्या करते हैं, लूप डायरेटिक्स यूज करते हैं। और ये तभी ड्रग्स हम यूज करेंगे जब पेशेंट की किडनी ठीक हो। अगर जो पेशेंट है वो किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उसके अंदर हम ड्रग्स नहीं देंगे, उसके अंदर एक ही मैनेजमेंट बचता है, डायलाइसिस। आप पेशेंट का डायलिसिस करवाओ, एक्सेसिव फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू द डायलाइजर और डायलिसिस मशीन। ठीक है, बेसिक इसमें और मैनेजमेंट में और कुछ नहीं है, यही है। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा डाइट पैटर्न को ठीक कर देना है, पेशेंट की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको ठीक कर देना है कि भाई सोडियम बिल्कुल नहीं लेना है, फ्लूइड इंटेक को, एक्सेसिव फ्लूइड इंटेक को बंद कर देना है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही देनी है। ये आपका आ जाएगा न्यूट्रिशन के अंदर। अब जो नर्सिंग है उसका मैनेजमेंट क्या आएगा, आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है कि भाई जो पेशेंट है उसके अंदर फर्दर, या फिर पेशेंट रिस्क पे है उसके अंदर हाइपरवोलेमिया इंक्रीज ना हो। तो वो कैसे प्रिवेंट करोगे आप, कि भाई नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा कि आप पेशेंट को क्या करो, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में रखो कि भाई एक्सेसिव वाटर बिल्कुल बंद कर देना है, सोडियम का इंटेक बिल्कुल बंद कर देना है, चेक करना है कि पेशेंट को एडिमा तो नहीं हो रहा है। अगर कोई भी पेशेंट को एडिमा दिखती है ना, तो आपको क्या करना है, इन्फॉर्म कर देना पेशेंट और डॉक्टर को। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर पेशेंट का जो किडनी फेलियर है वो इस लेवल पे है कि उसको डायलिसिस जरूरत पड़ेगी, तो आप इन ड्रग्स को छोड़ के आप इस बात पे ध्यान देंगे कि पेशेंट को फर्दर कोई क्लिनिकल सिम्टम्स ना है। अगर वो डायलिसिस पे है तो आपको क्या करना है, उसको फ्लूइड इंटेक है बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना है एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। अगर डॉक्टर का ऑर्डर नहीं है तो आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस करनी है। ठीक है, दिट्स ऑल अबाउट द हाइपरवोलेमिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है।